ठीक है ना। ये क्लियर है ना, एम ए बी इक्वल्स टू एम बी इक्वल्स टू एम ए बी ओवर 2, ये क्लियर हो गया या नहीं? यस सर, ये यस क्लियर सर, है सर। क्लियर है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको इससे क्या समझ आ रही है? इन अदर वर्ड्स द मोमेंट m एट द पिन इंड्यूसेस ए मोमेंट ऑफ m प्राइम इज इक्वल टू हाफ m एट द वॉल। हमारे पास यहाँ पर जो मोमेंट होगी एम ए बी जो है, ये किसके इक्वल आ रही थी? ये जो यहाँ पे जो मोमेंट है, ये बेसिकली क्या करेगी, इस साइड के ऊपर जो मोमेंट होगा वो उसका हाफ के इक्वल होगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर 100 न्यूटन मीटर मोमेंट है, तो वॉल के ऊपर जो आएगी वो इसका हाफ होगी, यानी 50 न्यूटन मीटर्स होगी। ठीक है, समझ आई? क्लियर हुआ या नहीं? इन अदर वर्ड्स द मोमेंट m एट द पिन इंड्यूसेस ए मोमेंट ऑफ m प्राइम इज इक्वल टू हाफ m एट द वॉल। जो आपके पास यहाँ पर पिन के ऊपर मोमेंट होगा ना, ये इधर तक जो पहुंचेगा वो उसका हाफ के इक्वल पहुंचेगा। ये बेसिकली कैरी ओवर फैक्टर में ये हाफ किस तरह आता है ये बात कर रहे हैं। ये और कैरी ओवर फैक्टर represents the factor of m fraction of m that is carried over from the pin to the wall. Hence in the case of a beam with the far end fixed, ये जो हमारे पास far end fixed है, the carry over factor is 1 plus half. The plus sign indicates both moments act in the same direction. ठीक है, हमारे पास जिस डायरेक्शन में मोमेंट यहाँ मौजूद होगा उसी का कैरी ओवर होगा यहाँ पे, मगर वो इसका हाफ होगा और इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, इसलिए इसको हम +1/2 से इंडिकेट करते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला, ये क्या बनेगा, m प्राइम इज इक्वल टू 1/2m। ठीक है, ये हमने कैरी ओवर फैक्टर में इसको हमने अब निकाल लिया। यहां तक कोई इशू हो तो पूछ ले। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, इसके बाद आ गया मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बीम्स। अब हमारे पास ये वाली एग्जांपल है बीम की, इसको अब हम ये इसमें सॉल्व हुआ हुआ है, ये हम देख लेते हैं ये कैसे इसे सॉल्व किया। इसके बाद फिर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये इंशाल्लाह आधे घंटे में ये खत्म हो जाएगा। Moment distribution is based on the principle of successively locking and unlocking the joints of a structure in order to allow the moments at the joint to be distributed and balanced. The best way to explain the method is by examples. ठीक है, जो ये जो बात कर रहे हैं लॉकिंग और अनलॉकिंग की स्ट्रक्चर जॉइंट्स की, उसको जो हम बेस्ट एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल से करेंगे। मैं एग्जांपल ही पढ़ रहे हैं। कंसीडर द बीम विद ए कांस्टेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ए। हमारे पास जो बीम है इसके इस जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ई, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, उसको कैपिटल ई से इंडिकेट कर रहे हैं। एंड हैविंग द डायमेंशंस एंड लोडिंग एज शोन इन फिगर। हमारे पास इसकी डायमेंशंस क्या है, 15 फुट ये वाला स्पैन है, दूसरा स्पैन 20 फुट का है, और इसके ऊपर जो लोडिंग है वो 240 पाउंड्स पर फुट है, और ये बी से लेकर सी तक लग रही है। Before we begin, we must first determine the distribution factors at the two ends of each span using equation 12-1. K is equal to 4EI over L. The stiffness factors on either side of B are determined. वो किस तरह हो रहे हैं, हमारे पास ये फिक्स सपोर्ट है, ये B जॉइंट है बीच में, ये बेसिकली क्या है हमारे पास, रोलर है या रॉकर है बेसिकली। ठीक है, और जो हमारे पास C है ये भी फिक्स सपोर्ट है। इसमें हमारे पास ये जो बी जॉइंट है इसको दो मेंबर्स अटैच हो रहे हैं, एक ए बी, एक बी ए बी या बी ए कह दें, या और दूसरा बी सी है। ठीक है, अब दोनों के हमने सबसे पहले स्टिफनेस फैक्टर्स के फाइंड आउट करने हैं। के बी ए फाइंड आउट करना है और के बी सी फाइंड आउट करना है। के बी ए फाइंड आउट करने के लिए के का फार्मूला हमारे पास कौन सा था, ये वाला था, के इज इक्वल टू 4EI डिवाइड बाई एल, ये अप्लाई होगा। ठीक है, ई की वैल्यू हमने कहा था कांस्टेंट है, आई की लो ने इंडिविजुअल मेंबर्स की दी हुई है, आई ए बी की वैल्यू 300 इंच पावर 4 है, और आई बी सी की वैल्यू हमारे पास 600 इंच पावर 4 है। आई बेसिकली क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, मालूम है ना आपको, ई मॉडुलस ऑफ सर ये इलास्टिसिटी। गिवन है क्वेश्चन में? जी, क्वेश्चन में गिवन है, आई ए बी की वैल्यू भी गिवन है, आई बी सी की भी गिवन है, और ई की वैल्यू कह रहे हैं कांस्टेंट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, और एल हमारे पास लेंथ है, ए बी मेंबर की 15 फीट है, बी सी मेंबर की 20 फीट है। तो स्टिफनेस फैक्टर हमारे पास बी की दोनों साइड्स पे क्या बनेगी, के बी ए बनेगा इज इक्वल टू 4EI डिवाइड बाई एल।
4e तो सेम हो गया, IAB की क्या वैल्यू है 300, वो यहाँ पुट कर दी, और लेंथ हमारे पास इसकी कितनी है 15 फीट है, वो यहाँ पे पुट कर दी। तो हमारे पास ये इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बनेगा 4e मल्टीप्लाई बाई 20 इंच पावर 4 डिवाइड बाई फीट, ये यूनिट आएगा, यही आएगा ना, ठीक है ना, कोई डाउट है तो पूछ ले। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड मेंबर है BC, उसके हमने स्टिफनेस फैक्टर फाइंड आउट करना है KBC, उसके लिए भी यही फार्मूला यूज होगा 4EI ओवर L। आई की वैल्यू इसमें हो जाएगी IBC बेसिकली 600 इंच 4 है, और लेंथ हमारे पास 20 फीट है, तो ये आ जाएगा 4E मल्टीप्लाई बाई 600 डिवाइड बाई 20, इसको सॉल्व करके आएगा 4E मल्टीप्लाई बाई 30 इंच 4 डिवाइड बाई फीट। ये हमारे पास दोनों के स्टिफनेस फैक्टर्स के आ गए। क्लियर हो गया? अब हमारे पास स्टिफनेस फैक्टर के आ गए, इसके जरिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है कि हमारे पास जो मोमेंट आ रहा है उसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लेफ्ट साइड एक साइड पे, दूसरी दोनों जितने मेंबर्स होंगे वो कितने परसेंट उसका ले रहे हैं, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इक्वली, किस तरह उसको वो काउंटर करते हैं मोमेंट को, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हम लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BA का कैसे आएगा, वो क्या होता है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, K डिवाइड बाय distribution factor using equation df equals to k divided by summation of all the k's for the ends connected to joint B। we have, हमारे पास B के जॉइंट के साथ एक ये BA मेंबर कनेक्ट हो रहा है और दूसरा BC हो रहा है, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BA का क्या होगा, k BA डिवाइड बाय k BA प्लस k BC। तो जो दोनों मेंबर्स हैं उन दोनों के स्टिफनेस फैक्टर्स ऐड कर ले और उसमें से एक कार कर ले, तो हमारे पास एक मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ BA इज इक्वल टू, ये बेसिकली किसकी वैल्यू है, ये हमारे कौन सी पास सर? KBA होगा, जी के बी है। ठीक है, और डिवाइड बाय जो दूसरा फार्मूला है वो क्या है, समेशन ऑफ ऑल दी केस, ये क्या बनेगा, दो के कौन से के होंगे, एक KBA होगा प्लस के ए बी KBC होगा, BC। ठीक है, फार्मूला ये है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वल्स टू K ओवर समेशन ऑफ ऑल दी केस। हमारे पास ये जॉइंट B है, ठीक है, इसमें हमने BA मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास जो स्टिफनेस फैक्टर BA का होगा वो टॉप पे आ जाएगा, KBA डिवाइडेड बाय, अच्छा अब इस मेंबर के साथ दो मेंबर, इस जॉइंट के साथ दो मेंबर्स कनेक्ट हो रहे हैं, एक BA और एक BC, दोनों के आप स्टिफनेस फैक्टर्स को ऐड कर लें, KBA प्लस KBC। तो हमारे पास KBA की वैल्यू 4E मल्टीप्लाई बाई 20 है, वो ये आ गई, ठीक है, और हमारे पास जो KBA डिवाइड बाय KBA प्लस KBA की वैल्यू सेम आ गई, KBC की वैल्यू ये वाली हमने पुट कर दी, तो हमारे पास ये इस तरह आता है, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इसको सॉल्व करके आ जाएगा 4E 20, ये जो है इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 0.4। किस तरह आता है ये, सर ये सिंप्लीफाई किया हुआ, ई को कॉमन लिया, नीचे से काट दिया और हाँ ई को simplify कॉमन किया। लेके काट देंगे हमारे पास, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अगर आप इसको देखो हमारे पास ये फॉर्मूला यू बनेगा, यहाँ जो बनेगा 4E मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगा 80E, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो हमारे पास 4E 20 है वो सिमिलरली 80E आ जाएगा, प्लस और जो हमारे पास 4E 30 है ये हमारे पास 120E हो जाएगा, यही बनेगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करें आपके पास आ जाएगा 80E डिवाइडेड बाय 200E, इसको फर्दर सॉल्व करें आपके पास आ जाएगा 0.4, ठीक है, इससे ये 0.4 आया। क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गई है? यस यस सर। सर, क्लियर हो गया।
ठीक है, सिमिलरली यही इसी तरह आप इसको सॉल्व करें, 4e मल्टीप्लाई बाय 30 120 e डिवाइड बाय 80 प्लस 120 सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आती है 0.6। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या बना, बी ए का 0.4 बना और बी सी का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ गया 0.6। क्लियर होगी ये बात? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। 0.6 क्लियर है? यस सर सबसे पहले के की वैल्यूज फाइंड आउट की, के के बाद आपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अच्छा, एट दी वॉल्स क्या होता है उसको ये समझा रहा है। एट दी वॉल्स जॉइंट ए एंड जॉइंट सी, हमारे पास वॉल के ऊपर जॉइंट ए बनेगा और इस साइड पे जो वॉल है जो फिक्स्ड, ये फिक्स सपोर्ट है ना, ये बेसिकली वॉल्स है, ये जॉइंट ए है और ये जॉइंट सी है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डिपेंड्स ऑन द मेंबर स्टिफनेस फैक्टर एंड द स्टिफनेस फैक्टर ऑफ द वॉल। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, इस वॉल के ऊपर जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है उसको फाइंड आउट करने के लिए तरीका बता रहे हैं। वो क्या होता है बेसिकली, इस वॉल के, जो वॉल है यहाँ पर एक तो ये मेंबर कनेक्ट हो रहा है और एक ये वॉल है, तो इस मेंबर का एक स्टिफनेस फैक्टर होगा और एक वॉल का स्टिफनेस फैक्टर होगा, ये दोनों, इन दो पे ये डिपेंड करता है। सिंस इन थ्योरी इफ इट वुड बी एन इनफिनिट साइज मोमेंट टू रोटेट द वॉल 1 रेडियन। अच्छा, अगर थ्योरी की बात करें, थ्योरी में बात करें, तो हमारे पास अगर एक दीवार हो उसको रोटेट कराना हो तो आपको इनफिनिट साइज ऑफ मोमेंट चाहिए होगा ताकि वो रोटेट कर सके। कभी देखा है दीवार खुद ही रोटेट कर जाए? सुना है नो कभी? सर। नहीं देखा ना। तो अगर एक दीवार फिक्सली खड़ी हुई हुई है, उसको अगर आपने मूव कराना है 1 रेडियन, तो उसके लिए कितना होगा, थ्योरी में 1 इनफिनिट साइज ऑफ मोमेंट चाहिए होगा। तो उस वजह से क्या होगा, स्टिफनेस फैक्टर हमारे पास जो वॉल का आएगा वो इनफिनिट आएगा। ठीक है, क्योंकि मोमेंट इनफिनिट चाहिए, तो मोमेंट जब इनफिनिट चाहिए तो हमारे पास बेसिकली क्या होता था फॉर्मूला, m इक्वल्स टू के थीटा था, याद है? अभी पढ़ा था हमने यहाँ पर, ये m इक्वल्स टू 4ei ओवर एल के थीटा। मल्टीप्लाई बाई थीटा, ये मोमेंट बनता है ना। तो इसमें जी अगर सर। k की वैल्यू इनफिनिट हो, ये मोमेंट हमारे पास अगर इनफिनिट हो, तो इसका मतलब है थीटा हमारे पास 1 है, तो k की वैल्यू भी हमारे पास इनफिनिट होगी, यही होगा ना? क्लियर जी हुआ सर। या नहीं? ठीक है, तो कह रहा है कि सिंस इन थ्योरी इट वुड बी एन इनफिनिट साइज मोमेंट टू रोटेट द वॉल 1 रेडियन, द वॉल स्टिफनेस फैक्टर इज इनफिनिट, तो हमारे पास जो वॉल का स्टिफनेस फैक्टर आएगा वो इनफिनिट आएगा। ठीक है, दस फॉर जॉइंट्स ए एंड सी वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ए बी इज इक्वल टू 4e मल्टीप्लाई बाई 20। ए बी क्या कितना बनेगा, के बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 4e मल्टीप्लाई बाई 20, ये निकाली थी ना हमने, ये वाली, यही आएगी, डिवाइडेड बाय 4e20 प्लस के की वैल्यू वॉल की, के की वैल्यू वॉल हमने कहा है हमारे पास क्या होती है, इनफिनिट होती है, वो इनफिनिट आप यहां पे रखो, एनीथिंग डिवाइड बाय इनफिनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ वॉल 0 होता है, ए बी का भी 0 हो गया, सिमिलरली सी बी का भी हमारे पास 0 हो जाएगा। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सी बी निकाले तो के सी बी की वैल्यू हमारे पास 4e30 है, डिवाइड बाय 4e30 प्लस इनफिनिटी वॉल की आएगी, एनीथिंग डिवाइड बाय इनफिनिटी इज इक्वल टू 0। ये पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, मालूम है ना? यस सर। यस ठीक है। जी सर जी। अच्छा जी, कह रहा है फर्दर मोर एज लॉन्ग एज कंसिस्टेंट सेट ऑफ यूनिट्स इज यूज्ड फॉर द स्टिफनेस फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर विल ऑलवेज बी। अच्छा, ये वही बात कर रहा है, रिलेटिव स्टिफनेस फैक्टर मैंने फिलहाल आपको ये ड्रॉप कराया है, मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जो आगे पढ़ेंगे न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड फिर दोबारा इसको हम रिपीट कर लेंगे। अच्छा, कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर विल ऑलवेज बी डायमेंशनलेस एंड एट ए जॉइंट except where it is located at a fixed wall, the sum of distribution vectors will always equal to 1। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की हमेशा जब आप सम करोगे वो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, जिस तरह अगर हम ये देखें हमारे पास न्यूमेरिकल है, ये जो भी हमने किया है जॉइंट बी पे, हमारे पास एक साइड बी ए के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.4 आ रहा है, सेकेंड साइड में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.6 आ रहा है, दोनों को ऐड करें आपके पास इक्वल टू 1 आ रहा है ना। तो यही बात कर रहे हैं कि इनका हमारे पास सम क्या होगा, हमेशा इक्वल टू 1 होता है। The sum of all the distribution factors will always be equal to 1, जो एक जॉइंट पे लग रहे हो। Having computed the distribution factors, we will now determine the fixed end moments। ठीक है, अब इस बीम के हिसाब से fixed end moments find out करने हैं। Only span BC is loaded
ठीक है, अगर हम देखें हमारे पास ये जो स्पैन है ए बी, ये कोई लोड नहीं है। बी सी के ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये कौन सा लोड कहलाता है? यूडीएल। यूडीएल होता है। ठीक है, हमारे पास ये यूडीएल लगा हुआ है। Only span BC is loaded and using the table on the inside back cover for a uniform load we have, ये फॉर्मूला हमारे पास आता है WL²/12। ये कैसे आया? इनसाइड बैक कवर ऑफ द बुक पे आए। तो हमारे पास ये देखो, तो हमारे पास ये बीम है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इसके ऊपर लग रहा है पूरे स्पैन के ऊपर। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास फिक्स्ड एंड मोमेंट ए बी आती है 12 WL²/12, और इधर भी हमारे पास फिक्स्ड एंड मोमेंट आती है बी ए की WL²/12। ठीक है, दोनों एंड्स फिक्स करके। तो हम देखें तो हम यही कहते हैं ना, हमारा ये जो, तो ये हमारे पास जो बीम, ये हमारे पास बीम है, ये जो हमारे पास, एक मिनट होल्ड करें। आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या आ रहा था, WL²/12 आ रहा था। हम लोग ये करते हैं कि हम लोग जो जॉइंट होता है उसको फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो जॉइंट है इसको हमने फिक्स कर दिया। ये फिक्स किया तो हमारे पास वही सिचुएशन बन रही है जो भी मैंने आपको शो की थी बैक कवर पे। ये हमारे पास ये वाली सिचुएशन बन रही है। ठीक है, हमारे पास पूरे बीम के ऊपर लोड है और हमारे पास WL²/12 आ रहा है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे भी मोमेंट कितना आ रहा है, WL²/12। ठीक हो गया। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा है WL²/12। तो इसमें अब हम वैल्यूज जब पुट करें तो हमारे पास क्या होगा, ये जो मोमेंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी इधर, अगर हम इसको फिक्स करें तो? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी, इस साइड में हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसको यूं फिक्स कर दें, ठीक है, अगर हम इसको यूं फिक्स कर दें तो हमारे पास जो मोमेंट्स बन रहे हैं वो किस तरह बनेंगे, वो हमारे पास यूं आएंगे इस लोड की वजह से स्पैन बीसी में। हमारे पास इस साइड पे यू मोमेंट आएगा। ठीक है, और हमारे पास जो बीसी इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे बी इस तरह मोमेंट आएगा जो इसको रेजिस्ट करेगा, और इसमें जो इस तरफ रेजिस्ट करेगा वो ये डायरेक्शन होगी। और अगर हम इसको नंबर लिखें तो हमारे पास ये मेंबर हो जाएगा MBC होगा ये। ठीक है, MBC है ये। और जो हमारे पास यहाँ पे ये वाला मोमेंट है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, MCB। ठीक है, और हमने कहा था कि MBC बेसिकली इक्वल हो जाएगा WL²/12 के, और ये बेसिकली देखें हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज लग रहा है तो हम इसको लिखेंगे नेगेटिव। ठीक हो गया। तो MBC फिक्स्ड एंड मोमेंट BC को ये क्या ले रहा है, -WL²/12। ठीक है, ये इसको इस तरह -WL²/12 ले रहा है, और फिक्स्ड एंड मोमेंट CB को ये कितना ले रहा है, +WL²/12। प्लस क्यों ले रहा है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। और MBC को ये नेगेटिव, फिक्स्ड एंड मोमेंट BC को नेगेटिव क्यों ले रहा है, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज है। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ ले। सर ये सपोर्ट फिक्स नहीं। का यानी कि सर ये हमेशा फिक्स रखनी है इसको, देखो अगर ये सेंटर में कोई सपोर्ट जो है ये तो फिक्स शो कर रहा है पहले ही। हमने क्या किया, जो हमारे पास जॉइंट है उसको देखा। जॉइंट को क्या करते हैं, सबसे पहले लॉक करते हैं। लॉक करते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, फिक्स होता है। सही है सर। क्लियर होगी ये वाली बात आपको, कि जी हमारे सर। पास जो वॉल है वो तो बेसिकली पहले ही फिक्स सपोर्ट है। अब हम जॉइंट्स को देख रहे हैं, तो जॉइंट्स को पहले हम फिक्स करते हैं। उसके ऊपर फिर हम मोमेंट्स फाइंड आउट करते हैं, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। वो किया हुआ है। ठीक है, जो हमने इधर शुरू में पढ़ा था ना कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिवली लॉकिंग एंड अनलॉकिंग दी जॉइंट्स। हमने क्या किया, सबसे पहले
जो हमारे पास जॉइंट है ये दरमियान में बी है, इसको हमने लॉक कर दिया, लॉक किया यानी फिक्स कर दिया, और इसको फिर हम अनलॉक करते हैं। तो ये लॉक, पहले हम इसको लॉक करते हैं, लॉक करके क्या कर रहे हैं हम फिक्स्ड एंड मोमेंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। वो हमारे पास ये आ गई बी सी और सी बी, ठीक हो गया। तो बी सी की फिक्स्ड एंड मोमेंट हमारे पास जो बनी वो क्या हुई, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास इधर 240 पाउंड्स है, लेंथ हमारे पास 20 फीट है, ठीक है। तो 240 मल्टीप्लाई बाई 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 12, ये हमारे पास आ जाएगी माइनस 8000 पाउंड फुट। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस 8000 पाउंड फुट आ गया। और जो सीबी के ऊपर मोमेंट आ रहा है वो बेसिकली क्या होगा, प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, वही वैल्यू सॉल्व करें आपके पास आ जाएगा प्लस 8000 पाउंड फुट। नहीं नो सर जी, सर। बस ये इतना। ठीक है, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स क्लियर हो गई हैं। यस सर। ठीक है, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आ गई। अब ये कह रहा है वी बिगिन बाय एज्यूमिंग जॉइंट बी इज फिक्स्ड और लॉक्ड। अब क्या कर रहा है, जॉइंट बी जो है इसको ये सर फिक्स यहाँ कर, से सर यहाँ से आगे अगली क्लास में नहीं स्टार्ट कर लेते, टाइम काफी हो गया सर, नमाज भी नहीं पढ़ी, खाना भी नहीं खाया। यार 10-15 मिनट दे दो तो मैं आपको यहाँ तक ये टेबल किस तरह आया ना ये करा लूंगा, बस इससे आगे मैंने नहीं जाना। चले ठीक है सर। क्योंकि अगले क्लास में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ये वाले, ये न्यूमेरिकल है ये करना है, और हमने फिर ये आगे इसके रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है 12.1 ये करना है। तो उसकी बैक एंड पे जो जो हमारे पास बनेगा ना वो ये इसकी बैक एंड पे ये आएगा। तो ये अगर आप लोग 10 मिनट बैठ जाओ तो इंशाल्लाह हो जाता है ये। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट किस तरह कर रहा है, वी बिगिन बाय एज्यूमिंग जॉइंट बी इज फिक्स्ड और लॉक्ड। हमने क्या किया, हमारे पास जो ये जॉइंट बी है ये वाला, इसको ये फिक्स कर रहा है, इसे यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया। The fixed end moment at B then holds span BC in this fixed or locked position as shown in figure 12-5B। ये 12-5B में ये फिगर शो कर रहा है, ठीक है। हमारे पास मोमेंट क्या आएगी, इस तरह आएंगी, ये काउंटर क्लॉकवाइज आ रही है, यहाँ से क्लॉकवाइज आ रही है। This of course does not represent the actual equilibrium situation at B since the moment on each side of this joint must be equal but opposite। कह रहा है ये हमारे पास एक्चुअल सिचुएशन नहीं है। एक्चुअल सिचुएशन क्या होगी कि जॉइंट बी के ऊपर आपके पास जो मोमेंट आएगी वो दोनों इक्वल भी होंगी और ऑपोजिट भी होंगी, ठीक है। तो जितनी मोमेंट यहाँ पे आ रही है इस साइड पे उतनी हमारे पास जॉइंट के दूसरे एंड पे उसी साइड पे होगी, और मगर अगर आप इसको कट करो, हमारे पास अगर यहाँ पे ये काउंटर क्लॉकवाइज आ रही है तो इसी तरह हमारे पास ये यहाँ पे क्लॉकवाइज भी आ रही होगी। जिससे आपको ये इससे काउंटर क्लॉकवाइज यूं शो किया हुआ है ना, तो अगर हम इसको कट कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पर मोमेंट इसका काउंटर क्लॉकवाइज आ रही है, तो सिमिलरली इसको बैलेंस करती हुई काउंटर एक और मोमेंट आएगी वो यहाँ पे यूं क्लॉकवाइज, वो इसने ये शो की हुई है, वो इसने ये शो की हुई है, ठीक है। इसकी बात कर रहा है। दिस ऑफ कोर्स डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल इक्विलिब्रियम सिचुएशन एट बी सिंस द मोमेंट्स ऑन ईच साइड ऑफ दिस जॉइंट मस्ट बी इक्वल बट ऑपोजिट। कि हमारे पास जो मोमेंट यहाँ पे आ रही है प्लस काउंटर क्लॉकवाइज 8000, इतनी हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट 8000 पाउंड फुट लग रही होगी टू द जॉइंट एंड अलाउ द जॉइंट टू रोटेट फ्रीली। और उसकी वजह से क्या होगा हमारे पास, टू करेक्ट दिस वी विल अप्लाई एन इक्वल बट ऑपोजिट मोमेंट ऑफ 8000 पाउंड फुट टू दी जॉइंट एंड अलाउ दी जॉइंट टू रोटेट फ्रीली। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो फिक्सिटी की हुई थी उसको खत्म कर देंगे। As a result, portions of this moment are distributed in spans BC and BA in accordance with the distribution factors of the spans at the joint। इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास जो ये फोर्स आ रही है, जो मोमेंट्स आ रही है, ये क्या होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों साइड पे, स्पैन के दोनों साइड पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है? Yes. An equal but opposite moment of 8000 pound foot to the joint and allow the joint to rotate freely। वो इससे यहाँ पे rotate freely ये शो कर रहा है, ठीक है, ये वाला शो कर रहा है। पहले joint B is held fixed, उसकी वजह से moment आई, फिर correction moment applied to joint B, ये शो कर रहा है। As a result, portions of this moment are distributed in spans BC and BA। तो हमारे पास जो correction moment ये आई है, अब इसकी क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है दोनों स्पेस में, बी ए में भी होगी और बी सी में भी होगी, इन अकॉर्डेंस विद द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स और स्टिफनेस ऑफ दी स्पैन्स एट द जॉइंट। जो हमारे पास जो जॉइंट के ऊपर दोनों स्पैन्स हैं
इनके हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है उसके मुताबिक इस मोमेंट की अब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। वो किस तरह होगी? स्पेसिफिकली द मोमेंट बी ए इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स 8000। जो हमारे पास ये मोमेंट है 8000 है, हमारे पास जो मोमेंट आया था ये 8000 पाउंड फुट आया ना, ये वाला, ये शो हो रहा है आपको? यस सर। ठीक है, ये अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा बी ए में भी और बी सी में भी। ये बेसिकली क्या होगा, इनके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स के मुताबिक होगा। हमने जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकाले थे वो हमारे पास ये आए थे, 0.4 बी ए का 0.4 आया था और बी सी का हमारे पास 0.6 आया था। 0.6 तो ये जो मोमेंट 8000 है इसको हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए के ऊपर जो मोमेंट जाएगा वो आ जाएगा, वो 3200 पाउंड फुट है। और जो बी सी में जो आ रहा है वो 0.6 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आएगा 4800। यस सर आ रही है। अच्छा, अब आपके पास जो मोमेंट आया था वो 8000 पाउंड था, उसका जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3200 पाउंड फुट आ रहा है बी ए में और 4800 पाउंड फुट आ रहा है बी सी में। ठीक है, ये 3200 पाउंड फुट आ रहा है बी ए में और ये हमारे पास 4800 पाउंड फुट आ रहा है बी सी में। क्लियर हो गया? फाइनली ड्यू टू द रिलीज रोटेशन दैट टेक्स प्लेस एट बी, these moments must be carried over since moments are developed at the far ends of the span using the carryover factor of plus 1/2. The results are shown in figure 12-5D। यहाँ पर ये शो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसको अगर हम देखें तो हमारे पास ये मोमेंट 3200 पाउंड फुट आ रहा है। बेसिकली ये इसका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, जो हमारे पास ये मोमेंट आया था 8000 पाउंड, ये इसका डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3200 पाउंड फुट और ये आ गया 4800 पाउंड फुट। ये अब यहाँ से ये जो फिक्स्ड एंड है यहाँ पर कैरी ओवर होगा। इसका कैरी ओवर बेसिकली क्या होगा, जो इतना मोमेंट आ रहा है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 3200 पाउंड फुट है, यहाँ पे ये 1600 पाउंड फुट हो जाएगा और ये जो हमारे पास 4800 पाउंड फुट यहाँ पे आ रहा है ये 2400 पाउंड फुट हो जाएगा। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ ले। क्लियर है? लो यस सर। अच्छा, फिर कह रहा है दिस जी सर, एग्जांपल जी सर। indicates the basic steps necessary when distributing moments at a joint. Determine the unbalanced moment acting at the initially locked joint, unlock the joint and apply an equal but opposite unbalanced moment to correct the equilibrium। ठीक है, ये एग्जांपल क्या कर रहे हैं, ये स्टेप्स हो रहे हैं। पहला क्या है, आपने जो अनबैलेंस्ड मोमेंट है उसको आपने जो लॉक जॉइंट है उसके ऊपर अप्लाई किया, वो निकाल लिया। उसके बाद उस जॉइंट को अनलॉक करें और जितना आपके पास लॉक जॉइंट के ऊपर मोमेंट आ रहा था उसका ऑपोजिट अनबैलेंस्ड मोमेंट उस बीम पे लगा दे ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट दी मोमेंट अमंग दी करेक्टिंग स्पेस। उसके बाद जो मोमेंट आपके पास, जिस तरह यहाँ पर 8000 पाउंड फुट आया था, इसको आप जो कनेक्टेड स्पेस है, एक ये वाली साइड कनेक्ट हो रही है और ये वाली साइड, यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये किस तरह होता है, बेसिकली कैरी ओवर फैक्टर लगाते हैं हाफ का, उस तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लगाने के बाद। ठीक है, इसको फिर क्या कह रहे हैं, दी स्टेप्स आर यूजुअली प्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म एज इंडिकेटेड 12-5E। ये हमारे पास 12-5E है, इसके ऊपर अब ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखो हमारे पास कितने जॉइंट्स हैं इस फिगर में, ए बी और सी, 3 जॉइंट्स हैं। इससे यहाँ पर जॉइंट ए बी और सी लिख दिया। अब हर जॉइंट के साथ मेंबर कौन सा कनेक्ट है, हमारे पास जॉइंट ए के साथ जो मेंबर है वो मेंबर ए बी है, वो इससे मेंबर ए बी लिख दिया। जॉइंट सी के साथ जो मेंबर है वो मेंबर सी बी है, वो इसे मेंबर सी बी लिख दिया। बी के साथ अब 2 मेंबर्स हैं, मेंबर बी ए और मेंबर बी सी, तो इससे यहाँ पर मेंबर बी ए लिख दिया और मेंबर बी सी लिख दिया। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हमने पढ़े थे, हमारे पास ए बी और सी बी जो बेसिकली मेंबर ए बी है, यहाँ वाला डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये 0 होता है, हमने यहाँ से लिया है ये वाले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ए बी इक्वल टू 0, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सी बी इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे वॉल है तो हम कहते हैं वॉल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 होता है, तो ये 0 0 यहाँ से आगे। और फिर बी ए का हमने 0.4 निकाला है और बी सी का हमने 0.6 निकाला है। ठीक हो गया? अब क्या किया इसने, मोमेंट्स जो हमारे पास फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आए थे वो क्या आए थे, वो हमारे पास यहाँ पर आया था 8000 पाउंड फुट काउंटर क्लॉकवाइज, इसको नेगेटिव लिख दिया। और यहाँ पर जो मोमेंट आया था क्लॉकवाइज था प्लस 8000 लिख दिया, इसको ये तो लिख दिए। इसके बाद जो DIST और CO लिखा हुआ है, बेसिकली क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट है और काउंटर कैरी ओवर मोमेंट है। ठीक है, जो हमारे पास नेगेटिव 8000 मोमेंट था ये वाला,
इसको हमने क्या किया था, इक्विलिब्रियम लगाते हुए जब जॉइंट को फ्री किया था तो हमने इसके इक्वल एक और मोमेंट लगा दिया था, इसके इक्वल बट ऑपोजिट 8000 वो शो किया। और इसको हमने क्या किया था, इसको दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लगा के डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट निकाल लिए थे। ठीक है, मोमेंट एट बी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वो हमारे पास क्या आया था, क्लॉकवाइज 3200 और क्लॉकवाइज 4800, इसीलिए इसने इसको प्लस 3200 और इसको प्लस 4800 लिख दिया। ठीक हो गया। और इसके बाद 3200 को जब कैरी ओवर किया था तो 1600 ये आ गया ए बी के ऊपर, और जो हमारे पास इसका 2400 है वो सी बी के ऊपर आ गया, ये लिख दिया। इसके अलावा हमारे पास देखें, सर ये 1600 और 2400 किस तरह है? ये बेसिकली हमारे पास जो ये मोमेंट आए थे ना 3200 और 4800, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लगा के 0.64 टाइम्स 8000 करके 3200 आया था, याद है, और 0.6 टाइम 8000 लगा के 4800 आया था, ये आया था ना। जी सर ये तो आए थे सर, आगे तो सर ये मोमेंट है 1600 ना, और ये 2400। बेसिकली हमने जो ये कैरी ओवर मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है ना, ये वाला, कि ये मोमेंट जो होता है ये हाफ जाता है टू द फिक्स्ड वॉल। तो ये बेसिकली वही चीज हो रही है, जो हमारे पास यहाँ पर मोमेंट आ रहा है ये फिक्स्ड वॉल की तरफ जाएगा, तो ये इसका हाफ जाएगा, 4800 का हाफ हो जाएगा 2400, और ये 3200 का हाफ हो जाएगा 1600। डायरेक्शन सेम ओके होगी सर। मगर हाफ ऑफ द मोमेंट होगा। ठीक है, वो इसने यहाँ पे लिख दिया 1600 और यहाँ पे लिख दिया 2400। ठीक हो गया। और इनको जब इक्वल, जब हमें और कोई मोमेंट नहीं है, सारा हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको सॉल्व कर ले, 8000 प्लस 2400 यानी टोटल जो जॉइंट सी एस के ऊपर मोमेंट आ रहा है 10400, और बीसी के ऊपर मोमेंट आ रहा है -8000 प्लस 4800 यानी -3200, यहाँ पर आएगा प्लस 3200, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यानी इक्विलिब्रियम में है, और जॉइंट ए के ऊपर मोमेंट आएगा 1600। तो इस तरह अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, मोमेंट्स आ रहे हैं, जॉइंट ए के ऊपर आ गया मोमेंट 1600, जॉइंट सी के ऊपर आ गया 10400, बी सी के ऊपर नेगेटिव 3200 आ गया और पाउंड फुट, और हमारे पास जो बी ए एस के ऊपर आ गया प्लस 3200। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ ले। नहीं है सर। ठीक है, यहाँ तक काफी है। फिर ये इसकी बेस पे हम आगे शियर फोर्सेस और डायग्राम बनाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, कोई डाउट है तो और पूछ ले। ठीक है सर।